जींद में बीजेपी को मिली जीत और विपक्षी दलों की हार का साइड इफेक्ट उपचुनाव के बाद दिखने लगा है। परिवार में कलह के बाद टूट चुके इंडियन नेशनल लोकदल को झटके के बाद झटका लगा है। पार्टी के दो फाड़ होने के बाद जींद उपचुनाव पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर बनी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता दल ने जींद में इंडियन नेशनल लोकदल की हवा पूरी तरह से निकाल दी। इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार को हाल में मिले वोट से भी कम वोट मिले और उनकी जमानत जब्त होते होते बची रही। सही कसर अब बहुजन समाज पार्टी निकालने में लगी है। बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल को साफ शब्दों में कह दिया है कि पहले परिवार एक करो, फिर गठबंधन पर विचार करेंगे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। अब ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के सामने आगामी चुनाव अकेले लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। तो वहीं जींद की हार का साइड इफेक्ट कांग्रेस में भी दिखने लगा है। उपचुनाव के बाद एक बार फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने को मिल रही है। रणदीप सुरजेवाला भी अपनी हार के लिए पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और इसी पर आज हमारी चर्चा होगी कि जींद की हार के क्या कुछ साइड इफेक्ट राजनीतिक दलों पर पड़ने जा रहे हैं। तो इस खास चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं केवल ढींगरा साहब कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार पानीपत से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो वहीं विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल रहे हैं कि आखिर जींद उपचुनाव बीजेपी की जीत के साथ क्या कुछ और संदेश दे रहा है। इसके साइड इफेक्ट धीरे धीरे हर पार्टी में नजर आने लगे हैं। जहां इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन भी अब टूट की कगार पर है, तो कांग्रेस के ही नेता अब पार्टी में गुटबाजी और भीतर घात पर सवाल उठा रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी भी राज्य में एक उपचुनाव कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हरियाणा के जींद में हुए उपचुनाव होने से लेकर नतीजे आने तक इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। इस चुनाव में भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन बीजेपी की जीत के कई साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे। सबसे पहले साइड इफेक्ट सोमवार को उस वक्त सामने आया जब बहुजन समाज पार्टी ने एक विज्ञप्ति जारी कर इंडियन नेशनल लोकदल को ये चेतावनी दे दी कि अगर वो दुष्यंत और जननायक जनता पार्टी एक साथ नहीं आए तो वो अपने समर्थन पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की इस शर्त को दुष्यंत चौटाला ने यह कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना तो साथ आएंगे और ना ही चुनाव साथ लड़ेंगे। हम पॉलिटिकली जो हमारी विचारधारा थी वो पूरी तौर पर आईएनएलडी से विपरीत है। किसी भी संशय में जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ना तो रिकंसाइल करेगी, ना ही उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी अपना ठीक ठाक वोट बैंक रखती है। वो जिसके साथ जाती है उसे बीजेपी से लड़ने में मदद मिलेगी। इस बात को दुष्यंत जानते हैं, इसलिए बदले सियासी माहौल में भी दुष्यंत ने साफ कर दिया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आती है तो वो इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। यानी इशारा साफ है, बहुजन समाज पार्टी को लेकर जननायक जनता पार्टी ने बड़ा दाव चल दिया है, जिस पर फैसला अब बहुजन समाज पार्टी को करना है। मगर हम ये कोशिश करेंगे कि जो लोग आज नेशनल लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और देश में रीजनल ताकतों को मजबूती देना चाहते हैं, उनके साथ हम संपर्क करेंगे और आने वाले भविष्य में अगर कोई विचार बनते हैं मिलकर लड़ने के तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं जींद उपचुनाव का दूसरा साइड इफेक्ट कांग्रेसी खेमे में दिख रहा है, जहां लंबे समय से चल रहे भीतरघात के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पूछ लिया कि आखिर ये कौन कर रहा है। अब देखना यह होगा कि साइड इफेक्ट का ये असर यहीं खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में भी इसका कोई असर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो अब साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। जींद उपचुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसका सबसे पहला असर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पर देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी, पहला असर या यूं कहें कि पहला साइड इफेक्ट जींद उपचुनाव का इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पर।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता, तो बसपा डूबते जहाज में क्यों सवार होगी? बसपा का अपना वोट बैंक खिसक रहा था, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देती? भाई इतने कम वोट मिले, ये बीएसपी के वोट हैं, तो बीएसपी के वोट इतने कम रह जाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल के वोट हैं या रेड्डी जी के अपने वोट हैं, इतने वोट तीनों को मिलाकर इतने वोट, तो बहुजन समाज पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं था। तो मायावती जी ने रणनीति के तहत ये कहा है कि जब पहले परिवार में अपनी एकता करो, उसके बाद हम समझौते पर विचार करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अब ये सिर्फ मात्र औपचारिकता ही रह गई है और अब ऐसी संभावनाएं बन रही हैं हरियाणा में कांग्रेस मुक्त और बीजेपी मुक्त ऐसा गठबंधन बनने जा रहा है जो राज्य की राजनीतिक दिशा में एक नया कदम होगा। और इसमें अब ये देखने वाली बात है कि जननायक जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर ये महागठबंधन कितना प्रभावी होता है, क्या रूप लेता है। मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार सैनी के साथ समझौता करेंगे। तो संभावना यही बन रही है कि इन तीन दलों का महागठबंधन होगा। और दूसरा साइड इफेक्ट कांग्रेस पर भी आने वाला है। रणदीप सुरजेवाला ये बड़े परिपक्व नेता है, बहुत अच्छी छवि है। उन्होंने भीतरघात का बयान किस रणनीति के तहत दिया? मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने को अपनी हार नैतिक रूप से स्वीकार करनी चाहिए, मतदाताओं ने ठुकराया उसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने भीतरी घात की बात कहकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया है और साथ में यह भी कहा है कि कांग्रेस की नीतियों में लोग विश्वास करते हैं लेकिन भीतरघात के कारण हारे, लेकिन इससे कांग्रेस में गुटबाजी और बढ़ेगी अभी। लेकिन बढ़ने के साथ साथ एक और ड्रामा देखने को मिलेगा। आज या कल में कांग्रेस की चुनाव या अभियान समिति जो हरियाणा की वो घोषित हो जाएगी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा या कुलदीप बिश्नोई जी को सह अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो फिर आपको एकता की बनावटी एकता का फिर प्रदर्शन होगा। फिर राहुल गांधी के सामने ये सब कांग्रेस के लोग अपनी एकता का नकली प्रदर्शन करेंगे। केवल ढींगरा जी, चुनौती बड़ी है आप लोगों के सामने, और ऐसे में अगर रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कि भीतरघात हुआ है, जिस डाली पर लोग बैठे उसी डाली को काटने की कोशिश हुई है, तो ये इस बयान को किस लिहाज से देखें? क्योंकि लगातार कहा गया कि एकजुट हो रही है पार्टी, तमाम नेता साथ हैं हर डिसीजन में, लेकिन जो नतीजे आए उसके बाद रणदीप सुरजेवाला के बयान को काफी हद तक ये माना जा रहा है कि आगे की जो रणनीति है कांग्रेस की और संगठन के स्तर पे जो कुछ काम होने हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। देखिए, मैं एआईसीसी के बारे में तो नहीं जानता कि वो क्या विचार लेगी, ठीक है, लेकिन मैं हरियाणा कांग्रेस के जो सशक्त नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक वक्तव्य बता देता हूं कि जो लोग हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं वो ये चाहते हैं और हाईकमान से मांग भी करते हैं जी कि हरियाणा को जीतने के लिए सख्त जो चेहरा है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो उसको बना देना चाहिए, हरियाणा के अंदर लॉन्च कर देना चाहिए। ठीक है, इससे आने वाले जो लोकसभा होंगे और विधानसभा भी जो होगी जी, उसमें जो सत्ता है वो कांग्रेस की बनेगी। अगर इस तरह से नहीं किया गया और सशक्त मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा को ना दिया गया जी, तो फिर जो है अब फिर ये जो वरिष्ठ नेताओं की जो मांग है वो ये है बेसिकली। लेकिन केवल जी, चेहरा आप विधानसभा चुनाव में देंगे, जींद में तो तमाम नेता थे, वो जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, वो भी वहां पहुंचे थे और वो तमाम नेता थे जो हरियाणा कांग्रेस पार्टी पे अपना दावा ठोक रहे थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वहां थे। उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आता है और रणदीप सुरजेवाला का ये बयान आता है तो किस नेता ने भीतरघात किया, तो ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सशक्त चेहरा कौन सा है हरियाणा का जी, वो उसका आंकलन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को करना है और उसको देखते हुए कि कौन सा सशक्त चेहरा है और कैसे मुख्यमंत्री जो कौन काम कर सकता है वो एआईसीसी तय करे और उसको करे। जहां तक भीतरघात की बात आप कर रहे हैं, तो अगर रणदीप जी को यह लगता है कि किसी ने भीतरघात किया है तो वो हाईकमान को बताएं। वही सवाल है, आदमी भीतरघाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी कांग्रेस जन ने काम किया वहां पे जाके, वहां पे हुड्डा साहब ने सभाएं की हैं, वहां पे किरण चौधरी ने सभाएं की हैं, वहां पे शैलजा जी ने सभाएं की हैं, वहां पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने सभाएं करी हैं,
वहां पे और भी कई वरिष्ठ नेताओं ने, जिन जिन का आप नाम लें, सभी ने सभाएं की हैं। ठीक है, लेकिन अशोक तंवर ने भी सभाएं की है। लेकिन मुझे ये बात बताए रणदीप सुरजेवाला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को कि किसने ऐसा कहा। ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, जीत आपको मिल गई और आपको लग रहा है कि ये एक सीट ऐसी है, इस सीट को जीतने के बाद अब विधानसभा में आप ये कम से कम कह पाएंगे कि देखिए जहां बीजेपी नहीं थी वहां पर भी बीजेपी ने झंडे गाड़ दिए। लेकिन सवाल ये है कि इस जींद के उपचुनाव में हमने देखा पूरी कैबिनेट लगी हुई थी। हर 6 बूथ के बाद जिस तरह से वीरेंद्र सोनी जी ने भी कहा कि एक एक मंत्री की ड्यूटी थी, एक एक विधायक की ड्यूटी थी, लेकिन वो हाल अब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में नहीं होगा क्योंकि आपको पूरा प्रदेश देखना होगा। ऐसे में क्या ये नतीजे दोहरा पाने की स्थिति में आप लोग रहेंगे? देखिए, इससे भी ज्यादा बड़ी जीत आगामी लोकसभा चुनावों में और विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से। और आज विषय ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत कितनी बड़ी हुई है या इनमें कितनी फूट है। आज विषय ये है कि जो विपक्षी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनमें भगदड़ मच गई है और उनका इतना बुरा हाल है कि उनके नेता छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। गठबंधन टूटने की स्थिति आ गई है। रणदीप सुरजेवाला जी को कहना पड़ रहा है कि भीतर घात की वजह से अपनों ने मुझे हरा दिया। जो पेड़ पे बैठे थे उन्होंने शाखा को काट दिया। लोमड़ी शेर का शिकार नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी ये खुल के क्यों नहीं बताती कि इनकी पार्टी में कौन कौन लोमड़ी है, कौन कौन शेर हैं और कौन कौन इनकी शाखाओं को काट रहे हैं और आने वाले टाइम में इनमें भीतर घात और बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो एक भी बूथ पे नहीं जीती, ये तो सारे बूथों पे हारे हैं। जनता ने इनको सबक सिखाया। इन्होंने हैवी वेट कर करके रणदीप सुरजेवाला जी का जनता ने 10 किलो तो वेट कम कर दिया। इन्होंने उनको हैवी वेट बताया। और रही बीएसपी और इनेलो की बात, तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। गठबंधन तो एक तरह से टूट चुका है क्योंकि मायावती जी ने शर्त ऐसी रखी है कि एक होंगे, एक तो हो ही नहीं सकते। अब तो इनकी राहें अलग हैं। और जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, तो अब जनता ने बता दिया कि लठतंत्र नहीं चलेगा। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कंपनियों के जो गड्ढे खोद देते थे वो अब नहीं चलेगा। और अभय चौटाला जी को अब पता चल गया है कि उनकी स्थान कहां है। आने वाले टाइम के अंदर 90 में से एक भी सीट इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं मिलेगी। बीएसपी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और देखिए, एक बड़ी मजेदार चीज हुई है इस चुनावों के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी गंभीरता से कि जींद के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी के जीतने से सारी पार्टियां खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है इसलिए खुश है। इसके साथ में जेजेपी दूसरे नंबर पर रही है इसलिए खुश है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी जमानत बचा ली है और जो हुड्डा जी जैसे नेता, बड़े नेता हैं, वो सुरजेवाला जी की हार से खुश हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इसलिए खुश है कि इनेलो से ज्यादा वोट ले लिए उन्होंने। और उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल इसलिए खुश है कि वो जेजेपी हार गई, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल खुश है। बीएसपी और आम आदमी पार्टी वाले इसलिए खुश है कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं था जो गया है, इसलिए वो खुश है। दूसरा, गठबंधन के अपने साथियों को हरवा दिया आम आदमी पार्टी ने और बीएसपी ने, इसलिए वो खुश है। तो एक चुनाव बीजेपी को जीतने के कारण सारे विरोधी खुश हैं, सारी पार्टियां खुश हैं। हम तो ये कहते हैं कि इसी तरह से आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। हरियाणा प्रदेश की जनता का संपूर्ण विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4-4.5 साल के अंदर किया है, एक छोटे से कार्यकाल के अंदर। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनाएगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 65 से अधिक सीट लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और हरियाणा प्रदेश की जो जागरूक जनता है वो सब देख रही है जिस तरह से विरोधी आपस में लड़ रहे हैं। इस नाटक से, इनकी लड़ाई से हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई मतलब नहीं है। ये तो इनके लड़ाई झगड़े नियमित रूप से चलते रहते हैं। जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई करण अर्जुन मूवी चला रहा है इनेलो वाले। अभय चौटाला जी अपने परिवार के दोनों बेटों को, एक करण है एक अर्जुन है। अरे करण अर्जुन मूवी तो बहुत पहले जाके जा चुकी। अब कौन देख रहा है करण अर्जुन मूवी को? और ये परिवारवादी वाली पार्टी है, ये परिवारों से आगे नहीं निकल पा रहे। अब जेजेपी की अगर हम बात करें तो इनके जो पिताश्री हैं वो तो योग्य युवाओं की नौकरियों को गलत लोगों को देने के कारण जेल में बंद है, इसलिए वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते। रही बात दुष्यंत जी की, वो सांसद हैं और उनकी माता जी विधायक हैं। एक बेटा बच रहा था, उसको भी जींद में चुनाव लड़ा दिया, हार गया बेचारा। अब वहां कोई युवा इनको, कोई योग्य युवा ने इनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला।
तो भारतीय जनता पार्टी का इनसे कोई मुकाबला नहीं है। ये पार्टियां आपस में लड़के भिड़के इसी तरह से खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा इस बार पूरी तरह से हो जाएगा, कांग्रेस इनेलो मुक्त हरियाणा प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करेगी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में सरकार बनाएगी। जैसे हमने 5 जिलों के अंदर नगर निगम में जीत हासिल करी है, जैसे हमने जींद में जीत हासिल करी है, ऐसे ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतने जा रही है। विजेंद्र जी, विकास पे बहस एक अलग से करनी होगी, क्योंकि अगर आप चुनाव जीतने को ये कहते हैं कि आपके कामकाज पे मोहर लगी है तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी स्तर पे लोग भुगतते हैं और जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, शायद आपको पता हो चरखी दादरी में एक किसान ने एक आत्महत्या की है कर्ज के बोझ के तले दबकर। शायद जो तमाम दावे हैं ना, विकास कैसा होता है क्या होता है, वो चुनावी शोर में दब जाता है। आप लोग विकास 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 करते हैं, लेकिन आम जनता और आम किसान जो खेतीहर किसान है ना, वो जानता है क्या हो रहा है। चरखी दादरी में आज ही किसान ने आत्महत्या की है। मैं बताता हूं आपको। देखिए, किसानों की अगर हम बात करें जी, तो 2017 में खुद स्वामीनाथन जी ने स्वयं अपने मुख से ये बोला है कि मेरी जो योजना थी और मेरी जो बातें थी, अगर उनको सच में कोई पार्टी लागू कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी। वो लागू आप कैसे कर रहे हैं? वो एक किसान की आत्महत्या ने दर्शा दिया कि किस तरह से वो चीजें लागू हो रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जबानी जमा खर्च ना हो और जनता के हित में काम हो तो शायद बेहतर होगा। आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जवाब आपका वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूं। जो रबी और खरीफ की जो फसलें हैं, 22 की 22 फसलों पर पे फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य बढ़ाने का काम भारतीय जनता जबानी जमा खर्च है, मोदी जी की सरकार ने किया है। जबानी जमा खर्च है, इसके अलावा कुछ नहीं है विजेंद्र जी। चाहे वो बाजरा है, नहीं, चाहे वो गेहूं है। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि ये तमाम चीजें जबानी जमा खर्च हो सकती हैं, बोलने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन जब एक किसान आत्महत्या करता है कर्ज के बोझ के तले दबके, तो ये तमाम चीजें बेमानी साबित हो जाती हैं। मनदीप, मैं आपका रुख करूंगा। गठबंधन टूटा है, कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल जबानी जमा खर्च है। जब एक किसान आत्महत्या कर रहा है, वो कह रहा है, उसका परिवार कह रहा है कि उसके पास जमीन तक नहीं थी, वो किराए पे जमीन लेकर एक पहली बार भारत के इतिहास में। अरे इतिहास और लोकतंत्र और ऐतिहासिक बजट आप रहिए, आप उसी मूड में रहिए, लेकिन जनता के जुड़े हुए सवालों पर भी काम कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुद्दे पे लौटते हैं। मनदीप का रुख करता, लेकिन मनदीप के पास हम जाएंगे उससे पहले वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से अब ये एक संकेत दुष्यंत चौटाला ये दे रहे हैं कि अगर मायावती ऑफर करती हैं तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। यानी कि दुष्यंत को भी लग रहा है कि अकेले जननायक जनता पार्टी अपने कैडर को लेकर एक चुनौती नहीं दे सकती है, उसे भी तमाम ऐसे छोटे छोटे संगठनों की जरूरत है जो कहीं ना कहीं एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी हो, ताकि उन्हें साथ लिया जा सके और एक अच्छा विकल्प तैयार किया जा सके, क्योंकि लगातार दुष्यंत विकल्प की बात करते हैं। देखिए, दलित वोटों का जो है जी, वो वोट बैंक जननायक जनता पार्टी के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये इनेलो की कोख से पैदा हुई पार्टी है, 2 महीने की पार्टी है, इसका इतना व्यापक जनाधार नहीं है। जींद उपचुनाव में जो इनका प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है, लेकिन आप उसको पूरे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। तो इसलिए इनको भी साथियों की जरूरत है। हरियाणा में 17-18% जो है अनुसूचित जाति का वोट है और उनके पास इतने अभी दलित चेहरे भी नहीं है, तो उनको भी जरूरत है। जननायक जनता पार्टी को भी जरूरत है और बहुजन समाज पार्टी को भी जरूरत है। तो सामाजिक समरसता की दिशा में एक अच्छा कदम है। कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो कांग्रेस के दलित लेता है वो कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो, और वहां वैचारिक मतभेद भी हैं। तो इसलिए इस बात को ये बहुजन समाज पार्टी को भी ये उपयुक्त लगता है और जननायक जनता पार्टी को भी साथियों की जरूरत है ही है। तो इसके अंदर ये बात उनके अनुकूल जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे भाई सभी लोग खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी में आगे भी ये खुश रहें, लेकिन इस बात को भी ये मानना पड़ेगा, चाहे आंतरिक अपना आकलन करें, पार्टी स्तर पर भी करें, कि कैडर को भी नुकसान हुआ है। बाहर से जो प्रत्याशी आ जाता है, 2 महीने पहले जो प्रत्याशी आ जाता है, तभी कार्यकर्ता जोहार सैनी जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त की कि 2 वर्ष पर भारी पड़ गए 2 माह, और ये अन्य कार्यकर्ता भी थे। राजेश गोयल जी जो संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं और मुख्यमंत्री के रजिस्टर सचिव हैं, वो भी नाराज होकर जाकर चंडीगढ़ बैठ गए थे। तो मतलब कार्यकर्ताओं में वेदना होती है। ये बात है कि बीजेपी में भीतरघात का कोई प्रभाव नहीं रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं की वेदना होती है और इसका नुकसान कैडर पर कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। आज नहीं भुगता तो आगे चल के भुगतना पड़ता है। ये बात भी गंभीर चिंता का विषय है। ये बात ठीक है कि सभी इनको खुशी नजर आ रहे हैं, जिनकी जनता भी खुश है, और इसलिए खुश है कि इनको विकास करना पड़ेगा। अगर ये विकास नहीं करेंगे तो ये जो वोट मिले ये सब नाराजगी में तब्दील हो जाएंगे।
विजेंद्र जी, जो वीरेंद्र सोनी जी का आकलन है कि इस चुनाव में आपने किसी तरह से डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश थी उसे भरपूर तरीके से कर लिया। जो नाराज हो रहे थे लोग उन्हें मनाने की भी कोशिश थी, लेकिन अब आगे चुनौती बड़ी होगी। अगर इसी तरह से आप उम्मीदवारों का चयन करेंगे तो वो नाराजगी शायद असर डाल दे चुनावी नतीजों पर। बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा इसका आंसर। देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन मैं वीरेंद्र जी को थोड़ा जानकारी इस चीज की बताना चाहूंगा कि आदरणीय जो हरिचंद मिड्डा जी थे वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और मंडल अध्यक्ष के पद पे वो दायित्व पे थे भाजपा में। आज उनके सुपुत्र वापसी करी है उन्होंने भाजपा में। कुछ टाइम के लिए उनके पिताजी इनेलो में गए थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती है। और निश्चित रूप से जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो सैनी जी और अन्य लोगों ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देखिए हर व्यक्ति का अपना एक मत है, अपना विचार है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो उठा के बाहर फेंक दिया। हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है और हमारी पार्टी में अपने आपस में जो हमारे मतभेद है वो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जब कंबाइंड रूप से कोई डिसीजन हम लेते हैं बैठ के, तो फिर पूरी पार्टी उस डिसीजन के पीछे होती है। यहाँ जींद के अंदर भी देखो पार्टी ने सारी चीजों को देखते हुए और आदरणीय मिड्डा जी को यहाँ पे चुनाव लड़ाया और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करी है। और निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कैडर के कार्यकर्ताओं को भी निश्चित रूप से आगे भी ध्यान रखा जाएगा, पहले भी ध्यान रखा है। और आदरणीय वीरेंद्र जी ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही है कि कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से भाजपा ध्यान रखती है और आगे भी रखेगी। और जींद की जनता और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों से खुश है। निश्चित रूप से आगे भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा विधानसभा के अंदर इसी तरह से काम करेगी। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं मनदीप के पास जाऊंगा क्योंकि पूरे सेशन में मनदीप की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मनदीप से तमाम सवाल होंगे क्योंकि बयान भी दुष्यंत चौटाला का सामने आया था। तो जींद का साइड इफेक्ट, मनदीप मैं आपका रुख करूंगा। दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, उस बयान के बाद अब ये लग रहा है कि आपको भी गठबंधन में और साथियों की तलाश है। बहुजन समाज पार्टी से आप ऑफर का इंतजार कर रहे हैं कि ऑफर आ जाए तो उसके बाद फिर बात बने। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी तीनों मिलकर अब हरियाणा की राजनीति में ताल ठोकने की तैयारी में। देखिए, अगर इतिहास को उठाया जाए जी तो 1977 के अंदर केंद्र के अंदर एक बहुत बड़ा गठबंधन बना जिसने कांग्रेस को देश की सत्ता से चलता कर दिया। 1989 का इतिहास उठा करके देखें तो गैर कांग्रेस गैर भाजपा सरकार उस वक्त भी बनी थी। तो लाइक माइंडेड जो समान विचारधारा के लोग हैं, अगर वो एक साथ आकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों को, कांग्रेस तो आज खदेड़ी जा चुकी है बिल्कुल, लगभग वो तो जमानत उसकी तो मुश्किल से बची है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जींद के अंदर जीत के बाद खुमारी में है, जनरल इलेक्शन में इन्हें भी असलियत धरातल जनता अवश्य दिखाएगी। समान विचारधारा वाले सभी लोग एक साथ आकर के अगर चुनाव लड़ते हैं, जन भावनाओं के अनुसार कोई गठबंधन होता है तो उसे जनता भी स्वीकार करती है। दुष्यंत चौटाला जी ने जो कहा है वो बिल्कुल यही कहा है कि समान विचारधारा के लोग अगर एक मंच पर आते हैं और गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार का निर्माण अगर प्रदेश के हित में होता है तो वो सारी जनता के हित में, सर्व समाज के हित में होता है। जननायक चौधरी देवीलाल और काशीराम जी के जो आपस में रिश्ते थे उसके बारे में जग जाहिर है और सब जानते हैं कि दोनों के दोनों नेता किस प्रकार से जनता में लोकप्रिय थे। अब विजेंद्र जी बार बार कहते हैं कि हमें विकास के बलबूते पर जीत मिली। विकास के बलबूते पर अगर जीत मिलती तो इन्हें इनके मंत्रियों को दर दर के गलियों में भटकने की आवश्यकता नहीं थी। अरे जनाब, मंत्री इन्हें चंडीगढ़ बैठे जनता जिता देती। कार्यकर्ता कैडर की जहां तक बात है उसका भी विजेंद्र मेहरा जी एक ही जवाब है कि मात्र 1-2 महीने पहले आए हुए एक नेता को आपने अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। 32 साल से जो आपकी पार्टी को खींच रहे थे ये उस वक्त के कार्यकर्ता थे जब कोई दरी बिछाने वाला भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। उस वक्त के कार्यकर्ता को आज आप करने का काम कर रहे हैं। आपका परिवार से बाहर निकल के चुनाव जीतना और सत्ता की लालसा को पूरी करना है, ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, मकसद नहीं है। इसमें नाम बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। देखिए, जहां तक परिवारवाद की आप बात कर रहे हो, आपके 37 से ज्यादा सांसद परिवारवाद की उपज है। पंकजा मुंडे को ले, पूनम महाजन को ले, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के पुत्र को ले, किस किस को कहेंगे? राजनाथ सिंह के बेटे को आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है।
प्रियंका गांधी जी और उनके बेटे वरुण गांधी दोनों के दोनों परिवारवाद की पार्टी है, सांसद हैं। और परिवारवाद नहीं है। हिमाचल के अंदर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनके पुत्र बीच में भी कहीं ना कहीं पार्टियों को लेकर केंद्र में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो परिवारवाद नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। जनभावना और कार्यकर्ता के अनुसार उम्मीदवार उतारा जाता है। जननायक जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जनभावनाओं के अनुसार जननायक चौधरी देवलाल की विचारधारा को सामने सुन लेते हैं। मंदिर और आने वाले समय में एक बात और बता रहे हैं विजेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी बात नकदल को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, नकदल की विचारधारा को पीछे छोड़ दिया है। हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी विचारधारा बिल्कुल जनभावनाओं के अनुसार चलेगी। आने वाले समय में अगर कोई पार्टी कांग्रेस और भाजपा का बेहतर विकल्प है तो वो जननायक जनता पार्टी है। इससे युवा, बेरोजगार, प्रदेश का किसान, प्रदेश का दुकानदार, कर्मचारी सब इससे बिल्कुल समर्थित नजर आएंगे। जहां तक किसान हित की बात अभी कह रहे थे कि हमने 6,000 रुपए महीना देने की अभी तो प्रपोजल है विजेंद्र जी, अगर देना आपने होता तो आप 5 साल पहले देते। आपने किसान को खून के आंसू रुलाने का काम किया है। हम मान भी ले कि आप कागजी कार्रवाई करके इस तरह ही काम कर रहे हैं, तो प्रदेश और देश का किसान सड़कों पर क्यों आपके खिलाफ? सिर्फ इसीलिए आज किसान आत्महत्या को मजबूर है कि उसकी हालात को आपने बद से बदतर बनाने का काम किया है। जिस प्रकार कांग्रेस ने उसका वोट के लिए इस्तेमाल किया, आज भारतीय जनता पार्टी भी सेम उसी पैटर्न पर चलती नजर आ रही है। कांग्रेस की जिस तरह ये अभी कह रहे थे कि एक साथ हम जाएंगे, इनके उम्मीदवार कह रहे हैं कि भीतराघात हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नाम बताइए किसने भीतराघात किया है। तो इनकी तो जो दाल है वो जूतियों में बंट रही है। इनके भविष्य में एकता नजर नहीं आने वाली। प्रदेश की जनता इनकी असलियत को जान चुकी है। इनके तो 10-10 तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस तो कई सालों तक नहीं उभरने वाली। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ना कार्यकर्ता है ना कोई और बात। एक उपचुनाव जीतने के बाद ये इस तरह की खुमारी में रहे, वो इनकी मर्जी है। कुछ दिन खुश रहे, अच्छी बात है, लेकिन जब जनरल चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इन्हें बाहर की रास्ता जनता दिखाएगी। ठीक है, केवल टीका जी मैं आपके पास आऊंगा। जननायक जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास कैडर नहीं रह गया और कांग्रेस के पास उम्मीदवार इतने ज्यादा हो गए कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का बयान आया था, उसके बाद जो भी नतीजे आए हैं वो उससे खासतौर पर कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं होगी। हालांकि जमानत जरूर बचा ली, लेकिन किस तरह से अब आप लोगों की तैयारी आगे रहेगी? क्या आप लोग भी किसी के साथ गठबंधन के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि राजकुमार सैनी भी एक संकेत दे चुके हैं कि वो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए बातचीत शुरू करें। नहीं, देखिए, हम किसी के साथ ना तो गठबंधन कर रहे हैं जी, ना हमारा कोई ऐसा विचार है। ठीक है, लेकिन जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे जी, तो 5 स्टेटों में इन्होंने अपना हाल देख लिया। एक उपचुनाव पे बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रही कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से हमारा नेतृत्व चेंज सिस्टम की बात चल रही है, सिस्टम चेंज हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। आपको अरे विजेंद्र जी, आप सुन लीजिए ना। आता हूं विजेंद्र जी, आता हूं आपके पास। राजस्थान के अंदर हमारा वोटिंग परसेंटेज बराबर रहा नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। आप गलत नहीं बता सकते। आप इस तरह से अपना समय कम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को छोड़ करके आप अपना समय कम कर रहे हैं ऐसे। परसेंटेज बढ़ा है। विजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। पार्टी को हर राज्य में अच्छे वोट मिली है। अरे मैं आपके पास आऊंगा विजेंद्र जी, केवल जी बात पूरी कर लें, काउंटर कीजिएगा। आप पूरा समय दूंगा, नहीं तो ऐसे आप ही का समय कम होगा। केवल जी, विजेंद्र जी, तो ये नहीं मालूम कि वो वहां पे तीनों चुनाव हारे हैं और दूसरी 2 चुनावों में तो इनकी कोई सीट ही नहीं है। ठीक है, 5 स्टेट कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले सारी स्टेटों में हार गए। ये कांग्रेस पार्टी का फिर बीच में बोलते हैं। अरे रुक जाइए, मिर्ची क्यों लगती है आपको? 5 स्टेटों का चुनाव जो है वो दर्शा रहा है कि आप हार चुके हैं। एक उपचुनाव जीत के आप कितने प्रफुल्लित ना हो, आपको यह समझा देगी हरियाणा की जनता। जिस तरह से 3 बार हरियाणा जला, 100 आदमी पुलिस का शिकार हुआ गोली का,
जिस तरह से 4.5 साल में किसानों को मारा, वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ देखा, कर्मचारियों को मारा आपने, रोहतक में काम कर दिया, बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचाने का काम किया, वो किसने करवाया वो काम, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे विजेंद्र जी सुन तो लीजिए, क्यों मिर्ची लगती है आपको? सुनिए सुनिए, जिस तरह से 3 बार हरियाणा जला, वो आप ही की सरकार थी, 3 बार हरियाणा जला, उसके बाद कर्मचारियों का नुकसान किया। आज ही जो किसान ने आत्महत्या की, वो आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है हरियाणा के अंदर, इस तरह बुरा हाल जो स्टेट का हो रखा है, और आप कह रहे हो कि हमने बड़े अच्छे काम किए। एक काम आप गिना नहीं सकते किसी चीज के बारे में भी। उसने जो, अरे सुन लीजिए ना, था उसको कितना बढ़ा दिया, कितना सुधार दिया, आपको है जानकारी? इनको एक बीमारी है विजेंद्र जी को, जनता पार्टी ने हर जिले के अंदर ये बीच में कूदने की बीमारी जो है बीजेपी के संघ के तरफ से आती है जानकारी इस चीज की। विजेंद्र जी, मैं आपको ये बीमारी होती है बीच में बोलने की। महिला सुरक्षा पर विजेंद्र जी बोलने से पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। हर वक्त हर दिन रेप की घटनाएं बढ़ती है, बेटियां ना स्कूल में सुरक्षित है, ना महिलाएं घर में सुरक्षित हैं। विजेंद्र जी को बीमारी है बीच में बोलने की, आरएसएस सिखाती है ऐसे करना, सीधा फांसी का प्रावधान किया है क्या? इससे आरएसएस ये चाहती है कि ये डिबेट में ऐसा चिड़चिड़ करे। हमने बेटियों को, महिलाओं को, उनको सुरक्षा, ये आरएसएस सिखाती है आप लोगों को। अगर गांव के विजेंद्र जी इतने रेप की, ये बेसिकली आप लोगों को प्रक्रिया नहीं है बात करने की, हमने तमीज नहीं सीख के आते आप लोग। की सुरक्षा देने का काम किया है विजेंद्र जी, आप लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। 1000 लड़कों के ऊपर जो 850 लड़कियां थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तमीज है, उसी तरह से इस तरह से ही अपना प्रमाण देते हैं। बीच में बोल के कूद के अपना डिबेट का सत्यानाश करने वाले ये बीजेपी के लोग हैं। सुरक्षा जो भारतीय जनता, अरे विजेंद्र जी, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। विजेंद्र जी, मैं आपको ही बैठा देता हूं, आप ही बोल लीजिए, बाकी मेहमान को वापस भेज दिया जाता है। आपको मैं समय दूंगा, ये बात हो जाए, फिर एक के बाद एक मैं सबके पास आऊंगा, ऐसे में सभी की बात पहुंचेगी, क्योंकि कोई भी मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में नहीं है, कोई स्काइप से जुड़ा है, कोई किसी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट हुआ है, तो आवाज पहुंचने में दिक्कत होती है, और जो लोग आपको सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे कि विजेंद्र जी कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे में एक के बाद एक मैं सबके पास आऊंगा, केवल जी बोल लें, फिर आप काउंटर कीजिएगा दोनों का। केवल जी देखिए, ये बीच में ना कूदे ना, क्योंकि बात खत्म हो जाती है, बात को समझ में नहीं आता कौन क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए, जिस तरह से हरियाणा 3 बार जला, हरियाणा को 4.5 साल में इस सरकार ने कितना नुकसान पहुंचाया, किसानों का कितना नुकसान हुआ, कर्मचारियों का कितना बड़ा नुकसान हुआ। 60 से 58 साल करके इन्होंने कितने कर्मचारी घर भेज दिए, नोटबंदी और जीएसटी से कितने बिजनेसमैन का नुकसान किया। यह किया क्या इन्होंने, कौन सा विकास किया, कौन सी ऐसी बात की? ये अगर विकास गिनाने की मेरे को 4 बातें बता दे कि ये विकास इन्होंने किया, ये समझ नहीं आता। सिर्फ इधर उधर की बातें करके विजेंद्र जी अपना टाइम पास करने के लिए आए। जनता जो है बरगलाने से नहीं चलेगी, उनका विकास करने से चलेगी। अगर ये जीत के आए हैं तो उनका विकास करना पड़ेगा। ठीक है विजेंद्र जी। देखिए, अभी जो साथी प्रवक्ता ने जो रोजगार की बात करी है, मैं उसका जवाब इनको देना चाहूंगा। बिल्कुल, आप तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूं, आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। जो विधानसभा के पटल पे है, 1999 से लेकर 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने 5600 सरकारी नौकरी देने का काम हरियाणा प्रदेश में किया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2005 से लेके और 2009 तक 5 साल के अंदर 20,030 नौकरी देने का काम किया। 10 साल सरकार है ये हमारी। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 54,197 सरकारी नौकरी लगाने का काम किया है, 2.25 लाख प्राइवेट नौकरी लगाने का काम किया है। तो जहां तक रोजगार की ये बात कर रहे हैं, आप आंकड़े देख लीजिए, अगर आंकड़े आपको मिल जाएंगे, आप कांग्रेस के आंकड़े देख लीजिए, इनेलो के आंकड़े देख लीजिए, और वो तो आज के दैनिक जागरण अखबार में भी फिर से प्रकाशित हुआ है। और अभी 18,218 जो हमने सरकारी नौकरियां देने का काम किया डी ग्रुप में, वो ईमानदारी से, जो निष्पक्षता से जो नौकरियां देने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो प्रदेश का जो युवा है वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को चाहेगा। मेरा गांव सागरपुर है, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहूंगा, मेरे गांव में 10 नौकरियां अभी लगी हैं, और 10 नौकरियों में से भी जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे बंधु हैं,
वो मैक्सिमम उसमें लगे हैं, जो युवा हैं वो उसमें लगे हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो उसमें लगे हैं, जिन्होंने तैयारी करी है टेस्ट की, जिन्होंने ईमानदारी से और योग्यता से निष्पक्षता के साथ में जिन्होंने टेस्ट दिया है वो उसमें लगे हैं, योग्य होशियार बच्चे लगे हैं। तो नौकरी देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां तक किसानों की बात इन्होंने कही, मैं इनको बताना चाहूंगा 22 की 22 जो रबी और खरीफ की जो फसल है उन सभी फसलों पर लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और स्वयं जो स्वामीनाथन जी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की तारीफ करी। और अब देखो बजट के अंदर कितना अच्छा प्रावधान किया है, जो 6,00,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो अगले महीने से उसके खाते में पहली किस्त आ भी जाएगी। रही दूसरी बात, जो टैक्स में जो रिबेट दिया आम आदमी के लिए 5 लाख तक जो जिसकी आमदनी है उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो मजदूर वर्ग है, बेचारा मजदूर वर्ग जो पूरा जीवन भर कमाता है, जब उसकी 60 साल की उम्र होगी तो 3,000 रुपए की पेंशन उसको ये सरकार देने की काम करेगी। इस तरह से बजट जो जनहित में जो बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है वो हर विभाग के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज पहली बार 2850 गांवों में 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 7 जिलों के अंदर आज 24 घंटे बिजली देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें आप देखो कितनी स्पीड से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कें बन रही हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष गरीब परिवार को देने का पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना है, जो देश के 50 करोड़ लोगों के लिए है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जो बीमार आदमी है, गरीब आदमी है, उसको आरोग्य देने का काम, उसको स्वास्थ्य देने का काम, बीमारियों में जो वो खर्चा इलाज निकल पाता था उसको पूरा करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और उज्ज्वला योजना के माध्यम से 6 करोड़ गैस सिलेंडर गरीब लोगों को पूरे देश में फ्री बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जनधन के माध्यम से गरीब लोगों के खाते खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, नए नए युवाओं को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उनको उद्योग धंधे और काम अपने स्थापित करने के लिए। हर विभाग के अंदर, चाहे कोई भी गांव के अंदर मीठे पानी की, मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर फरीदाबाद में 185 करोड़ रुपए की लागत से जो 84 गांव है उनको यमुना से पानी ला करके मीठा पानी देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इससे पहले किसी ने इस काम के बारे में नहीं सोचा। मैं कहना चाहूंगा साथी प्रवक्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला इस आदमी ने। गांव के अंदर व्यायाम केवल जी आऊंगा, अरे सुन लीजिए, केवल जी आऊंगा करने का काम किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, मैं काउंटर करना चाहता हूं, चाहे कृषि की बात हो, कोई भी विभाग हो, हर विभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम किया। और सबसे बड़ी बात है 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बिल्कुल समान रूप से विकास किया माननीय मनोहर लाल जी ने। इससे पहले के जो मुख्यमंत्री होते थे, अपने दोनों काउंटर करेंगे। ये पहली माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है कि जिसने 36 बिरादरी का हर गांव के अंदर, गरीब के अंदर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता फिर से भाजपा को चुनेगी। ठीक है, मैं समझ गया, एक चुनाव नहीं है, मैं समझ गया। ठीक है मनदीप, इससे पहले केवल जी मैं आता हूँ। विजय जी, भाषण देने की अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, आप बिना भाषण दे रहे हैं। मनदीप जी आप काउंटर कीजिए, उसके बाद केवल जी। पहले मनदीप जी के पास जा रहे हैं। मैं बात आता केवल जी, आता बार बार जींद उपचुनाव को लेकर के बार बार मेरे साथी इतने अति उत्साहित है। मैं इनको बता दूं, रिकॉर्ड के अनुसार पुरानी बात 2011 के लोकसभा उपचुनाव की बात, जब हिसार में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के देहांत होने से वो सीट खाली हुई थी, वहां पर एक चुनाव हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार थे जयप्रकाश जी, हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप जी। उस प्रकार जब अजय सिंह चौटाला जी चुनाव जीत रहे थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने एक मैच फिक्स किया, एक फिक्सिंग की, इलेक्शन की पॉलिटिकल फिक्सिंग की। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई, वो 1.5 लाख पर आकर सिमट गए और कुलदीप जी मात्र 6000 वोटों से पूरी की पूरी सरकार ने उनकी मदद की, तब वो जीत पाए। तथ्यों के आधार पर बात की, कुमारी शैलजा जी के वोट पर बूथ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 25 वोट, सावित्री जिंदल जो उस वक्त मंत्री थी कांग्रेस सरकार में, उनके बूथ के ऊपर 55 वोट, वीरेंद्र सिंह जी डूमरखा मंत्री थे, उनके बूथ पर मात्र 52 वोट। इस प्रकार के उदाहरण देखें तो कुलदीप, वो कांग्रेसियों ने कुलदीप जी को वोट दिला करके अजय सिंह जी चौटाला को हरवाने का काम किया। और 2014 के लोकसभा के चुनाव में हालात ये हुई कि कांग्रेस 1 लाख वोटों पर सिमट गई, मात्र टोटल वोटिंग का 8%। आज वही हालात इन्होंने पॉलिटिकल फिक्सिंग जींद में की है। आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को तो गर्त में भेजेगी, बीजेपी को भी भेजने का काम करेगी। केवल जी समय नहीं है, केवल जी विजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा
समय नहीं है मेरे पास, 3 मिनट रह गए। किसान जिस तरह से त्रस्त है, देखिए जिस तरह से ग्रुप डी की भर्तियां, ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक सेकंड, ये भाषण जिस समय हमारी सरकार थी 10 साल में 1.5 लाख भर्ती हमने सरकारी भर्ती की है। अरे चुप करिए आप। विजन जी आऊंगा आपके पास, 3 मिनट मेरे पास रह गए, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए। केवल जी देखिए जिस तरह से 1.5 लाख भर्तियां हमारे सरकारी भर्तियां हुई हमारे 10 साल के, ठीक है, इन्होंने झूठ बोला 50,000 भर्तियां की। मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में कहा कि हम 13,000 कुछ भर्तियां कर पाए, 54,197, ये 55,000 कह रहे। दूसरी बात ग्रुप डी की भर्तियों की बात है, ये ग्रुप डी की 1576 नंबर क्रमांक और 1570 नंबर क्रमांक, एक बच्चा जो है 25/7/1993 एज का है जिसकी उम्र 25 साल है, दूसरा 10/5/1998 का है जिसकी उम्र 20 साल है। आप ये बताइए वो एक्स सर्विसमैन हो सकता है क्या? 20 साल का बच्चा, उसको एक्स सर्विसमैन दिखा के ग्रुप डी की भर्ती की है। किस तरह से ये सरकार घोटाले कर रही है, ये सारी चीज बाहर आएगी। जिस तरह से ये सरकार नेता पैसा खा करके आपकी पार्टी लोगों के साथ, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। अगर इन्होंने किसानों की MSP2 फार्मूला लागू किया होता तो किसान आत्महत्या नहीं करता। केवल जी आप फिर आज आत्महत्या नहीं होती। हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि जिस तरह से C2 फार्मूला, अरे सुन लीजिए, जिस तरह से C2 फार्मूला लागू नहीं किया और मोदी से लेकर खट्टर साहब तक झूठ बोलते हैं आज, जिसके घर में सरकार, ये झूठ बोलने वाली सरकार आई है देश के अंदर, जुम्मलों की सरकार आई है देश के अंदर। मामले में ऐसी सरकार देश में ना कभी आई है ना कभी बनेगी। ईमानदारी से, और ये झोला उठा के भागेंगे। गलती से आप जिस समय इनका सरकार का वक्त आएगा ये झोला उठा के भागते हुए नजर आएंगे। उस समय रिश्वत लेकर जिस तरह से विजेंद्र जी झूठ फैलाने का काम चैनल के द्वारा और बात करते हैं, ये इनको लोग जुमलों वाला सबक सिखाएगी। उसके साथ में अपने ठीक है, समय को मुझे यही रोकना पड़ेगा। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट आपके पास आऊंगा। क्या जिस तरह से अब विपक्ष हमलावर हो रहा है, विपक्ष जिन मुद्दों को अब उठा रहा है और तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में ये राजनीतिक जो द्वंद है ये और गरमाएगा? क्या मुश्किल पैदा कर सकता है विपक्ष अगर इसी तरह से मुद्दा उठाता रहा? वीरेंद्र सोनी जी, सबसे बड़े साइड इफेक्ट मैं चर्चा करना चाहूंगा जी। हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं अभी भी पूर्ण बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जी ने कहा है कि निर्धारित समय पर ही होंगे, लेकिन ये एक रणनीतिक है। वो क्या कहते, समय से पहले होंगे चुनाव, वो ऐसा कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सदा हुआ बयान दिया है। अभी एक पखवाड़े तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी भी संभावनाएं मौजूद हैं। अभी अब तक पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका बयान बड़ा सदा हुआ है और इसी तरह वो कहते, लेकिन वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। इस तरह का बयान देने के लिए कि चुनाव जो है समय से पहले होंगे, वो अधिकृत नहीं है। एक द्वंद तो है, ये विकास का द्वंद तो चलता ही रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास के साथ है, अति उत्साहित है और विपक्षी दल है, इनमें कोई सरकार को घेरने के लिए किसी एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सके, कोई ऐसा सरकार के लिए कोई चुनौती पेश नहीं कर सके। लेकिन इनके अपने अपने वो हैं, अपने ढंग से सरकार के खिलाफ जो विकास के दावे हैं उसकी पोल खोल रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जींद में विजय मिली है, लेकिन उसके खिलाफ भी वोट पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को और भी बढ़ा सकती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं खामियों में इसको भी और भी अवलोकन करना होगा। लेकिन विपक्ष को अगर ऐसा स्मूथ रूप से घेराबंदी करते तो सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर सकते थे, सरकार को कई और मुद्दों पर घेर सकते थे, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है, इसलिए सरकार की राह आसान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, मनदीप आपका बहुत शुक्रिया, केवल डिंगरा साहब आपका बहुत शुक्रिया और विजेंद्र नेहरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो जो साइड इफेक्ट जींद उपचुनाव के हम देख रहे हो तमाम राजनीतिक पार्टियों पर, अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये चुनावों की सरगर्मियां तेज होंगी, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच द्वंद इसी तरह से बढ़ता रहेगा और अगर विपक्ष बिखरा रहा तो सत्ता पक्ष को इसका फायदा भी हो सकता है।